जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाला है, जो कि आपका टेस्ट नंबर 19 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। ध्यान में रखिए किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो आपका दृष्टि IAS के द्वारा 12वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, आपका एग्जाम में भैया मात्र 19 दिन बचे हुए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को 1.25x पे देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। पार्ट 1 देखिए आपका हो चुका है, आपका पार्ट 2 होने वाला है। 76 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकिए। बताइए, लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध हैं? तो लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध है? बताइए किसके बीच है, तो आपका कवक और शैवाल के बीच में। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइकन और शैवाल कवक के बीच में सहजीवी संबंधी है, यानी पारस्परिक रूप से ये उपयोगी संघ है। शैवालिकी घटक और फाइकोवायंट और कवक घटक को माइकोवांटक के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी और विषमपोषी में होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइए, मिलान करने वाला है, बिना ऑप्शन देखे हुए मिलान करते। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, कीटनाशी, ए में है आपका कीटनाशी। चलिए मिलान करते हैं। चलिए मिलाइए, कीटनाशी पदार्थ आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए, देखिए कीटनाशी कोई भी जहरीला पदार्थ होता है, कहता है कोई भी जहरीला पदार्थ होता है जिसमें इस्तेमाल कीटों को मारने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिए, क्या करना है, कीटों को आपको मारने के लिए किया जाता है। तो ध्यान में रखिए, तो एल्युमिनियम आपका फास्फेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए अभी में कवकनाशी, कवकनाशी आपका ध्यान में रखिए किस में हो जाएगा, तो आपका बोडो मिश्रण में हो जाएगा। बताइए शकनाशी, शकनाशी आपका हो जाएगा, देखिए बेंजीप्राम, बेंजीप्राम। और कृतकनाशी आपको जो है एल्युमिनियम फास्फोइड। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 78 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नाम रासायनिक नाम से सुमिलित नहीं है? तो ये सामान्य नाम रासायनिक नाम सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, चलिए आप लोग को बताना है। देखिएगा ए में आपका है ब्रिमस्टोन सल्फर, क्या सुमिलित है? तो ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। एस्पम सॉल्ट सोडियम परबोरेटर पर बोरेट, क्या सुमिलित है? ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही सुमिलित क्या है, बताइए सही सुमिलित नहीं है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही सुमिलित नहीं है। बाकी आपका जिस्पम देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जो कि बिल्कुल सही सुमिलित है। डी में अग्रन अल्कोहल एथनॉल, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सामान्य नाम रासायनिक नाम से सही सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो आपका सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आप लोग को बताना है। ध्यान रखिएगा, देखिए एक में आपका लाल रक्त कोशिकाओं केंद्रक नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। क्या कथन एक आपका सही है, तो बिल्कुल भैया बोलिएगा कथन एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है पलिया मुख्य अंग है जहाँ क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएँ नष्ट हो जाती है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए किसके बारे में सही है, तो लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही होगा, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं? बताइए आदान प्रदान के लिए आपका जिम्मेदार है, तो ये आपका एल्वियोली है। ध्यान रखिए एल्वियोली है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एल्वियोली श्वसन वृक्ष के अंत में स्थित सूक्ष्म गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं। वे सांस लेने के दौरान प्रसारित होते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं सांस छोड़ने के दौरान संकुचित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पूरा सोल्यूशन बता दें भैया, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आए। 81 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित युग्मों जीव विज्ञान की शाखाएं में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जीव विज्ञान की शाखाएं की कौन सा
सुमिलित नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए एक में आपका है एक्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन, तो ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान में रखिएगा। एटोमोलॉजी, क्या कीड़ों का अध्ययन, बिल्कुल सही सुमिलित है। बी में है जेरोंटोलॉजी, क्या स्वप्न का अध्ययन, जो कि बिल्कुल आपका ये सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। तो फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान के शाखाएं का कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। देखिए जेरोंटोलॉजी के बारे में हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की वृद्धावस्था में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या जेरोंटोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा भैया, अगर थोड़ा सा रुक गया पढ़ते हुए बीच में, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम सब दिन इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं भैया, तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए, संतृप्त वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? मतलब संतृप्त वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा आपका सत्य नहीं है? तो देखिए ए में आपका है संतृप्त वसा सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बी में आपका संतृप्त वसा की बिना नुकसान पहुंचाए ऊष्मा को सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उन्हें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है, जो कि कथन 2 बी आपका जो है बिल्कुल सही है। इसी में संतृप्त वसा के समान उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल एवं नारियल तेल हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। संतृप्त वसा के संबंध में केवल जो है सो कौन सा गलत है? तो ए और सी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब बी जो है सो आपका बिल्कुल सही है, संतृप्त वसा के संबंध में बी आपका कथन है, सही है, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा दक्कन दंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए थे? दक्कन दंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए थे? तो 1875 में हुए थे, ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1875 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न, अवध पर सहायक संधि किस वर्ष थोपी गई थी? तो अवध पर सहायक संधि किस वर्ष थोपी गई थी? मतलब किस वर्ष थोपी गई थी? सबको पता है 1801 ईस्वी में थोपी गई थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, वन लाइनर को छोड़ना नहीं है भैया, वन लाइनर को एकदम एक सांस पे निकल जाना है। 85 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना हम जानते हैं एकदम मेरा वीडियो पर 1000 1500 2000 भी हो जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर 2 3 4 आता है भैया, तो मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्ष 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया, जिससे ग्रीष्म ऋतु के दौरान सरकार के पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा स्थापित हुई? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्ष 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया, जिससे ग्रीष्म ऋतु के दौरान सरकार को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा स्थापित हुई थी? करने की आपका क्या होता, परंपरा स्थापित हुई थी, तो आपका जॉन लॉरेंस किया था। कौन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो के बारे में, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न बताइए, वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? बताइए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो आपका ढाका में किया गया था। तो इजी क्वेश्चन है, कहाँ किया गया था? तो आपका ढाका में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा की गई थी, ध्यान में रखिएगा। इसने शुरू में बंगाल विभाजन के 1905 में समर्थन किया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे पार्लियामेंटो सुधार 1919 के तहत स्वीकार किया गया था। पूरा डिफिनेशन बता दिए भैया, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित हैं? बताइएगा। देखिए एक में अखिल भारतीय किसान सभा 1936 क्या सही सुमिलित हैं? क्या सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। तेभाग आंदोलन 1942 से लेकर 45 क्या सुमिलित हैं? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है।
ध्यान रखिए। देखिए तेभागा आंदोलन 1946 से 47 होगा, काट दीजिए इसको। 1946 से लेकर कितना, 1946 से लेकर 47। देखिए तेभागा आंदोलन बंगाल में वर्ष 1946 से 47 के दौरान हुआ, ना कि 1942 से और 45 के बीच। बाकी 3 में है तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 और 3 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट विल विवाद के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट विल विवाद के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन जो है सो आपका, इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। वीडियो को भी 1.15x पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1.25x पे देखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारी या षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित क्रांतिकारी या षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आधा क्वेश्चन उपरांत दिया हुआ है भैया, एक सेकंड रुक जाइए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, इसका आंसर हम बता देते हैं भैया। आंसर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 1 4 2, ध्यान में रखिए 3 1 4 2 हो जाएगा। पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न बताइएगा। वर्ष 1930 में धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? क्या बोल रहा है? वर्ष 1930 में धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका है, इसके नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन अंत सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 2 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की श्रृंखला में अंतिम था, जो कि बिल्कुल गलत है। 1930 के धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ में दोनों कथन आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर, जो कोई भी सही आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में सार्वजनिक निधि शुरू की थी? बताइए निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि शुरू की थी? एक सार्वजनिक निधि शुरू किए थे, तो ये आपका द मॉर्निंग पोस्ट किए थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई? मतलब बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई? तो क्या भूमिका निभाई थी? तो ये आपको उन्होंने 1928 में बारदोली के दौरान किया गया जो इस कारण का समर्थन करने के लिए प्रतीकात्मक कदम था, ध्यान में रखिएगा। देखिए उन्होंने वर्ष 1928 में बारदोली का दौरा किया जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो आपका कौन किया था? तो आपका जमान शाह ने किया था, ध्यान में रखिएगा। किस शासक ने? जमान शाह ने आपका रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की एक प्रावधान या विशेषता थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का एक प्रावधान या विशेषता थी? एक प्रावधान या विशेषता थी
तो कोई जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। देखिए एक में है बहादुर शाह। बहादुर शाह का आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। बहादुर शाह का हो जाएगा दिल्ली में नाम मात्र का सम्राट, ध्यान रखिएगा। तो ए आपका ए में हो जाएगा। अब बी में आपका हो जाएगा जनरल बख्त खान, ये आपको दिल्ली सैन्य कमांडर। और सी में आपका हो जाएगा हेनरी लॉरेंस, आपको लखनऊ में ब्रिटिश निवासी। नाना साहेब कानपुर में पेशवा घोषित, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इजी था, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 की और 96 की ओर। बताइएगा 1857 के विद्रोह में एक दृश्य को दर्शाती 1859 में कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी। 1857 के विद्रोह के एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी। तो ये आपका किसने बनाई थी, तो ये आपका टॉमन जोन्स वर्कर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव विश्लेषण करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। बताइए भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। महेंद्र सूरी जिन्होंने खगोलीय उपकरण का यत्रजा का विकास किया, किस शासक के अधीन दरबारी खगोल शास्त्री के रूप में कार्यरत हैं। बताइए तो इसका सही उत्तर कौन सा हो। फिर से माफ़ कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर रुक गए थे, पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए महेंद्र सूरी ने जिन्होंने खगोलीय उपकरण यत्रजा का विकास किया, किस शासक के अधीन दरबारी खगोल शास्त्री के रूप में कार्यरत थे। तो फिरोज शाह, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिएगा महेंद्र सूरी दिल्ली सल्तनत के सम्राट फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक प्रसिद्ध दरबारी खगोल शास्त्री थे। वे ऐतिहासिक रूप से यत्रजा नामक एक खगोलीय उपकरण का विकास के लिए लोकप्रिय हैं, जो मध्यकालीन भारत में खगोल विज्ञान एवं उपकरण निर्यात की उन्नत समझ को दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, प्रश्न देखिए भैया समझ में नहीं आया था, पूरा सोल्यूशन है बता दिए ताकि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए ऐतिहासिक शहर है और संस्थापक हैं, क्या करना है बताइए। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक शहरों और उनके संस्थापकों का सही युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए शहर है, ऐतिहासिक शहर है, उसका संस्थापक कौन है, और इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना। देखिए एक में है तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक, ये तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही सुमेलित है। दीपन शाह ना जहांगीर, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। सी में शाहजहानाबाद शाहजहां, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न, इसके खुशी में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, जल्दी कर दीजिए। चलिए कर दिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर हिस्सा है, परिसर का हिस्सा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है। कुतुब मीनार में परिसर का आपका हिस्सा है, तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा हो जाएंगे। देखिए एक सेकंड रुकिए, थोड़ा आंसर देखना पड़ेगा भैया। चारों हो जाएगा, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली कुतुब मीनार का परिसर का हिस्सा है, तो कुतुब क्या है, कुबतत अल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई मीनार। ध्यान रखिए चारों जो है सो आपका दिल्ली, देखिए संरचना है दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 101 पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है, तो कौन सी कृतियाँ आपका अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। देखिए आपका
देखिए मतला उल अनावर, ये आपका देखिए अमीर खुसरो द्वारा रचित किया गया है। शिरीन खुसरो, ये भी आपका जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित किया गया है। लैला मजनू, ये क्या आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित किया गया है। ऐना ए सिकंदरी, ये भी आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित किया गया है। सस्त बहिष्ठ, ये भी आपका जो है अमीर खुसरो के द्वारा रचित किया गया है। याद कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन आपका जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 102 की ओर। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान मदद ए मास प्रकार के भूमि अनुदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह को दिए गए थे। क्वेश्चन लिखा लिए इस तरह था, पहले जमाना के दिमाग खराब हो जाता, सीधा सीधा नाम तो रहता नहीं है लोग का। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मदद ए मास प्रकार के भूमि अनुदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समूह को दिए गए थे। तो निम्नलिखित में से किस समूह को दिए गए थे, तो ये आपका धार्मिक नेतृत्वकर्ता को आपका दिए गए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत की मुख्य उपलब्धि कृषकों का शोषण और भू राजस्व की वृद्धि। दिल्ली सल्तनत ने भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। इक्ता भूमि अर्थात अधिकारियों को इक्ता के रूप में आवंटित भूमि, खालसा भूमि जो कि अर्थात राजकीय भूमि जो सुल्तान में नियंत्रण में थी और जिनकी आय शाही परिवार के रख रखाव के लिए होती थी, और इमाम भूमि, इमाम भूमि जो हो जाएगा आपका, देखिए ब्रक या धार्मिक नेतृत्वकर्ताओं को आवंटित या प्रदान की गई भूमि, ध्यान में रखिएगा, इनाम भूमि, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का पूरा सोल्यूशन बता दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, तो कौन सा कथन आपका सही है। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए पहला आपका हो जाएगा, देखिए रणथंभौर की घेराबंदी का विजय, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका होगा चित्तौड़ पर विजय, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका मालवा पर विजय, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा शिवाना अधिग्रहण, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। बताइए, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? चोल साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना। क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपका चुनिए। ध्यान रखिएगा। देखिए तो कथन 1 में आपका है, इसकी स्थापना राज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र प्रथम की सहायता से की। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल क्या है बताइए, बिल्कुल आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी आपका सही नहीं है। ध्यान रखिएगा। 304 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, इसमें कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़िए। 105 नंबर प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इनके साथ जुड़ी हुई थी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इनके साथ जुड़ी हुई थी। कौन सी विशेषता इनके साथ में जुड़ी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इनके साथ में देखिए, एक तो पहला आपका 3 सिर और सिंह वाला एक पुरुष देवता, ये आपको बिल्कुल इनके साथ में जुड़ी हुई थी। उसके बाद एक पैर और दूसरे पैर के ऊपर रखकर योग मुद्रा में विराजमान, कि 2 भी आपका जो है सो इनकी विशेषता के साथ में जुड़ी हुई थी। और उसके बाद 4 पशुओं तथा 2 हिरणों से घिरा हुआ था, ये भी आपका प्रत्येक हाथ में त्रिशूल और डमरू की धारण किए हुए हैं। ये कि आपका ये बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर के संदर्भ में कथन 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। पता निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया। पता निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया था। तो अपना स्थापित किया था, तो आपको कुषाण शासक ने किया था। कौन किया था? आपको कुषाण ने। देखिए कुषाण जिन्हें ईयू ची के नाम से भी जाना जाता था, वह समूह था
इनके शक शासकों को पराजित किया और फिर वो उत्तर पश्चिम भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। मौर्य साम्राज्य के न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, मौर्य साम्राज्य के न्यायिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा। तो कथन 1 में आपका है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में धर्मशास्त्र न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। तो बिल्कुल आपका सही है। देखिए क्या बिल्कुल आपका सही है। 2 में है, देखिए पदेस्त्री अपराधियों के दमन हेतु उत्तरदायी थे। तो ये आपका कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के न्यायिक अवस्था के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। आप लोग याद करते जाइएगा भैया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया, प्लीज़ कर लीजिए ना भैया, कितना रिक्वेस्ट करते हैं हमें, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 108 नंबर प्रश्न बताइए, भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? और एग्जाम में मात्र आपका 19 दिन बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा नहीं, एग्जाम के बारे में बोलना नहीं है। तो आपका कौन सा कथन सही है? तो देखिए, 1 में कर्क रेखा भारतीय मुख्य भूमि को उष्ण और शीतोष्ण से विभाजित करती है। तो बिल्कुल गलत है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। ये तो आपका भैया बचो बता देगा, ये वो सही है कर्क रेखा के भारत में। 109 नंबर प्रश्न बताइए, देखिए क्या बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों उनकी भूमि भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों को उनकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई के अवरोही क्रम में सबसे लंबी से सबसे छोटी में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन समझ में आया कि भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों को उनकी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई के अवरोही क्रम में, ध्यान में रखिएगा, तटरेखा के लंबाई के अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे लंबी से सबसे छोटी में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए, तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात, तटरेखा में सबसे ज़्यादा करता है, पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आपका आंध्र प्रदेश होगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आपका महाराष्ट्र, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 110 की ओर। बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, एक में अरुणाचल प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में दूसरी सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हरियाणा में भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है। क्या है इसका सही उत्तर? ये आपको बिल्कुल सही है। 3 में आपका मिजोरम सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज करता है। ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल 2 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, जो कि हरियाणा में भारत के सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। बताइएगा, भावर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? भावर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। तो कथन ए में आपका है, भावर शिवालिक श्रेणी के ठीक उत्तर में स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। भावर क्षेत्र में प्रागमय निक्षेपों के कारण नदियां लुप्त हो जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 112 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी जनगणना 2011 साक्षरता श्रेणी के युग में सही सम्मिलित नहीं है? ध्यान में रखिए, क्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और साक्षरता स्थिति है? बताइए, केरल कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये चीज़ आप लोग को बताना, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, ए में केरल राज्य के सबसे अधिक साक्षरता, ये तो भैया आपको बच्चों बता देगा, केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग हैं। 2 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता, ये भी बिल्कुल आपका सही है। राजस्थान सबसे कम अधिक महिला साक्षरता, तो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, इसमें बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सबको बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना खैबर कुजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित हिमालयी पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम करना है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पर नहीं बोलिएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ बोल रहा है दक्षिण और यहाँ बोल रहा है उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोग को चलना है। तो देखिए पहला तो आपका हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद जास्कर श्रेणी, ये आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका लद्दाख श्रेणी, ये आपका तीसरा हो जाएगा। तो काराकोरम श्रेणी, ये आपका चौथा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। बताइएगा अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है प्रायद्वीपीय ब्लॉक पूर्ण रूप से भूकंपीय गतिविधि से मुक्त है। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या आपका सही है? तो जो ऐसे ये देखिए आपका सही नहीं है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए कारण आर में प्रायद्वीपीय ब्लॉक प्राचीन भूगर्भिक किलों में निर्मित एक स्थिर महाद्वीपीय भाग है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए ए गलत है लेकिन आर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखना ही नहीं भैया, ऑप्शन क्यों देखना है हम लोग को। 115 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल करेवा निक्षेपों से सर्वाधिक निकटता से संबंधित हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल करेवा निक्षेपों से सर्वाधिक निकटता से संबंधित है? काफ़ी निकटता से संबंधित है, आपका जफरान हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए जफरान जो है सो आपका करेवा निक्षेपों से सर्वाधिक निकटता से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 116 की क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया था। 115 नंबर प्रश्न हमको पता, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले महासागर या गहरी झील के परिस्थितिकी तंत्र में सही चरण खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है, यानी कि दर्शाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले महासागर या गहरी झील की परिस्थितिकी तंत्र में सही चारण खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, खाद्य श्रृंखला को आपका दर्शाता है। तो ये आपका पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली और सार का ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो थोड़ा सा भैया यहाँ पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, और जब पॉज कीजिएगा भैया तो थोड़ा सा चैनल को टिप दीजिएगा एक बारी, क्या हो जाएगा एक बार टिप दीजिएगा। तो ठीक है, 17 नंबर प्रश्न रहने देते हैं भैया, इसका आंसर हम नहीं लिखे हैं। और क्वेश्चन भी देखिए 2 को यहाँ है, 3 को वहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 118 के। ऑप्शन हम लोग को नहीं देखना है भैया, हम बोल रहे हैं ना ऑप्शन नहीं देखना है, बस हमको थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम घाट की स्थानिक प्रजाति के रूप में समानता प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है? किसको मान्यता प्राप्त है? तो आपका देखिए लायन टेल्ड मकाक को आपका मान्यता प्राप्त है। उसके बाद नीलगिरी तरा को आपका जो है सो मान्यता प्राप्त है। उसके बाद मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट को आपको मान्यता प्राप्त है। संघाई हिरन को आपका मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। बताइएगा भारत में बाघ अभ्यारण्य की सीमाओं को अधिसूचित या परिवर्तन करने की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में बाघ अभ्यारण्य की सीमाओं को अधिसूचित या परिवर्तन करने की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ये आपका कथन कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 में है राज्य की सरकारें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की औपचारिक सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बोलिएगा जी भैया कथन 1 आप तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है राज्य सरकारों के पास किसी भी बाघ अभ्यारण्य को निरस्त करने का स्वतंत्र अधिकार है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा 2 आपका बिल्कुल गलत है। किसका? भारत में बाघ अभ्यारण्य की सीमाओं को अधिसूचित या
परिवर्तन करने की कानून प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 तो आपका देखिए बिल्कुल सही है। क्या कथन 3 में दिया हुआ है? कथन 3 ने दिया हुआ तो एक आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, महासागरीय लवणता बीज वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो महासागरीय लवणता वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कथन 1 में भूमध्य रेखा के पास लवणता आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 121 नंबर प्रश्न। अभी कथन 1 है, कारण आ रहा है। देखिए, ला नीना चरण के दौरान इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी बारिश, भीषण तूफान और बाढ़ का उच्च जोखिम होता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए, कथन 1 जो है सो आपका क्या है बताइए। कथन 1 आपका जो बिल्कुल सही है, बताइए। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। आप लोग को कुछ पता ही नहीं है भैया, आप लोग को बताना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। सो अब कैसे बताइए इसका आंसर? देखिए, हमको भी नहीं मालूम है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। आल ला नीला, छोड़ दीजिए, इसका आंसर हमको मालूम नहीं, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसका आंसर नहीं मालूम रहता भी है उसमें ज़्यादा इधर उधर करना सब गलत हो जाएगा, फिर आप लोग गलत पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें भी। 122 नंबर प्रश्न। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक जल निकाय से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक जल निकाय से होकर गुजरती है। तो किससे होकर गुजरती है? तो ये आपका देखिए लाल सागर से होकर गुजरती है, और आपका जो है सो ताइवान के जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। फारस की खाड़ी से होकर आपका नहीं गुजरती। ध्यान रखिए, कर्क रेखा जो है सो आपका किस प्रमुख वैश्विक जल निकाय से होकर गुजरती है। तो लाल सागर से और ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या कृषि क्षेत्र है, विशेष फसल है। चलिए इसको मिलान करना है। चलिए मिलान कीजिए। चलिए इसको मिलान कीजिए, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए बताइए, देखिए पंपास में हो जाएगा कृषि क्षेत्र। देखिए कृषि पंपास कृषि क्षेत्र के विशेषता फसल कौन सा है, तो गेहूं हो जाएगा। तो जफेनदास का विशेष फसल कौन सा हो जाएगा, तो आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉफ़ी। बताइए आइवरी कोस्ट, ये आपका हो जाएगा कोको। बताइए तंगेजी नदी बेसिन, ये आपका हो जाएगा चावल। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 127 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हमको देखना पड़ गया था, क्योंकि नहीं देखते तो फिर गलत हो जाता। गलत हो जाता तो फिर आप लोग कमेंट करते भैया कि गलत बता रहे हैं आप। निम्नलिखित में से प्रमुख जल डमरू मध्यों के विचार कीजिए, और क्या बोल रहे, निम्नलिखित प्रमुख जल डमरू मध्यों पर विचार कीजिए और वैश्विक मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ ध्यान रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते समय पश्चिम यूरोप से सुदूर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाली सही कालानुक्रमिक क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है? पश्चिमी यूरोप से सुदूर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाले सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान में रखिएगा। तो पहला कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो पहला तो इसमें आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला आपका हो जाएगा बास्फोरस जलडमरूमेट, ये आपका पहला हो जाएगा फास्फोरस। उसके बाद आपका होगा बॉब ऑल मंदेव जलडमरू मध्य, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका लंबाक जलडमरू मध्य, ये आपका चौथा होगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 2, 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो सूची 1 और सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। सूची 1 में आपका क्या दिया हुआ है, तो सूची 1 में आपका दिया हुआ है तेल क्षेत्र और देश है। बताइए वर्गन आपका हो जाएगा कुवैत से, कुवैत देश में है। बताइए किरुकुक तेल क्षेत्र किस देश में है, तो किस देश में है, तो बताइए। तो ये जो है सो आपका इराक में है। बताइए अरिनोको वॉल्ट, ये आपका वेनेजुएला में है। शफानिया आपका सऊदी अरब में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। बताइए भूमि सीमाएं साझा करने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए भूमि सीमाएं साझा करने वाले देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका
सही है। कौन सा कथन सही है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, अगर समझ लीजिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझिएगा तो नहीं होगा। कि रूस और चीन के प्रत्येक सीधे भूमि को 14 स्वतंत्र देशों को साथ सीमा साझा करता है। क्या कथन एक सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। क्या बोल रहा है? रूस और चीन प्रत्येक सीधे भूमि सीमा 14 स्वतंत्र देशों के साथ साझा करता है, तो बिल्कुल सही है। 2 में चिली और इक्वाडोर ब्राज़ील के साथ कोई प्रत्यक्ष भौतिक भूमि सीमा साझा नहीं करता, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 127 की ओर। बताइएगा, एटलस पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? एटलस पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन एक में आपका है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, जो बिल्कुल सही है। 2 में एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र तथा ट्यूनीशिया तक है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। बताइएगा, संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो बताइए। तो एक में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, बताइए भैया, ये तो बचबो आपका जानता है। अनुच्छेद 11 संसद को विधि द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है भैया, दोनों कथन सही है। किसके बारे में? संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में, क्या आप बोलो, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सही होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में देखिए, एक में इसे प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसने प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कथन एक में आपका है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। 3 में आपका संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या कथन 3 आपका सही है? कथन 3 भी आपको बहुत बढ़िया है भैया, सही कैसे नहीं होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, कथन 1 और 3 आपका सही, तीनों को आपको याद कर लेना है। तो 1 और 3 आपको कौन सा ऑप्शन में है? तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में इसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसे औद्योगिक विनियम तथा कराधान से संबंधित कानूनों को राज्य के नीति निर्देशकों तत्व के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्माण के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाती है यदि वे मूल संरचनाएं का उल्लंघन करते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 132 की ओर। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सूची 1 में देश दिवस, सूची 2 में आपका लिया गया प्रावधान लिया है। बताइए, यूएसए से आपका कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो यूएसए से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया? तो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। तो ब्रिटेन से आपका कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो ब्रिटेन से आपका जो संसदीय प्रणाली लिया गया है। तो ये आयरलैंड का आपको कौन सा प्रावधान लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं।
तो कनाडा से आपको कौन सा लिए गए, तो सशक्त केंद्र के साथ संघवाद लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, ऑप्शन मेरे सामने दिख रहा था इसीलिए हम जल्दी से लगा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सूची 1 और सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ, अनुच्छेद और विषय दिया हुआ है। बताइए अनुच्छेद 1, पहला बताइए अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ है। क्या भारत राज्यों का संघ है? देखिए 3 को तो वहाँ प्रिय है, तो ए हो जाएगा आपका भारत राज्यों का संघ है। यहाँ देखिए भारत राज्यों का संघ है, एक हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ लिख देते हैं ए में लिख देते हैं अनुच्छेद, एक सेकंड रुक जाइए, अनुच्छेद 1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 हो जाएगा आपका भारत राज्यों का संघ है। देखिए बी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी आपका हो जाएगा 1 में, बी हो जाएगा आपका 1 में। एक देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका किस में, तो आपका हो जाएगा 3 में राज्यों की सीमा में परिवर्तन। 21 के ए में जो शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर। बहुत मुश्किल हो गया था भैया थोड़ा मिलाने में। चलिए 134 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में आपका सांसद सदस्य, राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का उम्मीदवार हो सकता है। क्या कथन 1 आपका सही है? फिर से पढ़िएगा भैया। ठीक है, संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन उम्मीदवार हो सकता है, जो कि बिल्कुल आपका, देखिए कहाँ चला गया यार, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त मानी जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में दोनों कथन सही है भैया। क्या दोनों कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आपका ये जो कथन बी आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। बताइए संसद में गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए गणपूर्ति में, संसद में गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताइए। तो कथन 1 में आपका है गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10वां भाग होती है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 तो आपका भी बचबो बता देगा सही है। मनोनीत सदस्यों को गणपूर्ति की गणना से बाहर रखा जाता है। कथन 2 आपको नहीं भैया, ये आपका सही नहीं है, ये तो आपका नाइंसाफी हो जाएगा अगर हम सही बोल देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कथन 1 आपका सही है। देखिए 137 नंबर प्रश्न, अभी कथन 1 है कारण आ रहा है, लोकसभा में किसी वैयक्तिक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कथन 1 आपका, अभी कथन 1 आपका सही है? तो अभी कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में निंदा प्रस्ताव में उन नीतियों या कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होता है जिसके लिए सरकार की आलोचना की जा रही है। ये बिल्कुल आपका कारण आर गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ए सही, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 138 की ओर। अभी तक खाना नहीं बनाया भैया, बताइए 11 बज रहा रात का भी, अभी तक खाना नहीं बनाया, थोड़ा ऐसा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इधर कर रहे हैं भैया ताकि हमको खाना बनाने के लिए जाना है। बताइए भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए भारत के राष्ट्रपति के प्रशासन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है ये आप लोग को बताना था। कथन 1 में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। कथन 1 तो आपका भी बिल्कुल सही है। 2 में यह राज्य के कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर लागू होती है। कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन 3 में आपका यह
कोर्ट मार्शल के मामलों में लागू होती है। कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। 4 में है इसे मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने की शक्ति शामिल है। 4 भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 1, 3 और 4 आप लोग को याद करना है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 139 नंबर प्रश्न। पूरा इसको क्वेश्चन कर देते हैं। 139 नंबर प्रश्न बताइए। चलिए मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। एक में आपका ग्रसन का सिद्धांत, ग्रसन का सिद्धांत आपको किस में हो जाता है, तो ग्रसन का सिद्धांत आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों का प्रावधान, विधियों पर प्रधानता रखते हैं। मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों पर प्रधानता रखते हैं। थोड़ा फास्ट नहीं पढ़ते भी तो नहीं हो पाता है। बी में आपका है देखिए पृथक नियता, ये आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा किसी विधि के केवल अमान्य भाग को अभिखंडित किया जाता है, संपूर्ण अधिनियम को नहीं। ध्यान रखिए, सी में है आपका आभासी विधायन का सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ आपका 1 में हो जाएगा कोई विधि तब अमान्य होती है जब प्रत्यक्ष रूप से वह कार्य करती है जो वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। 4 में है देखिए सार और तत्व का सिद्धांत, ये आपका 4 में हो जाएगा विधि के वास्तविक स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। चलिए तो देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है राष्ट्रपति जब पूर्व संवैधानिक संधियों पर या समझौते से संबंधित विवादों पर सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना मत देना अनिवार्य होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में आपका अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और केवल एक ही से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन एक है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 141। थोड़ा सा भैया यहाँ से मैथ आया तो मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, हम बस इतना करेंगे कि इसका आंसर हम बता देंगे। 141 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर हम सिर्फ बता देंगे भैया, आप लोग को बनाना खुद है। तो बताइएगा अगर लास्ट में आप लोग को सेट अगर बना रहे होंगे तो कितना नंबर आप लोग का आया है, कमेंट कीजिएगा। 143 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 145 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपको कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, उसके बाद बताइएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया है। उसके बाद चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा भैया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू, लव यू भैया।